हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजी पैसे सीजी व्यापम। देखिए, आपकी प्रयोगशाला परिचारक भर्ती इसको लेकर हमारी क्लासेस आपके कंटिन्यू हैं। इसी में है ना, आपके सिलेबस में आपका दिया हुआ है भूगोल। ठीक है, इसमें बात किया गया आपके भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत का यहाँ पे भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, है ना, इनको करने की सामाजिक भूगोल के अंतर्गत वो सारी चीज़ें है ना जिसमें समाज को भी फायदा हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो समाज को फायदा होगा तो यही चीज़ के आर्थिक के अंतर्गत भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई नदी परियोजना है, ठीक है, उसके तहत क्या होता है, सभी किसानों को वहाँ से फायदा मिलता है, पानी उनको मिलता है, साथ ही वो बहुत ऐसी योजना के अंतर्गत उसको शामिल कर दिया जाता है ना। कई बार वहाँ से क्या होता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसी विद्युत को सप्लाई किया जाता है, या मछली पालन किया जाता है। ठीक है, और मछली पालन करने के बाद मार्केट में उसको है ना उस हिसाब से उसको बिजनेस किया जाता है, व्यवसाय किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग करने वाले हैं आपका तीसरा क्लास है ना। आज हम लोग करने वाले हैं आपका तीसरा क्लास। याद रखिएगा, आपके विज्ञान का जहाँ से 60 नंबर का पोर्शन है, यहाँ से हम लोग 14 क्लास कर चुके हैं। ये आपका भारत का भूगोल, इसको लेकर आज ही आपका तीसरा क्लास है। वहीं छत्तीसगढ़ का एक क्लास मैंने कराया है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे आपके 100 नंबर पे, टेंशन नहीं लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। ये जो है आपका पहला प्रश्न है ना। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उत्तर करने की कोशिश करें। एक मिनट, ये पहला, हाँ ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका क्या, तो पहला प्रश्न है। देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। ए यमुना, बी व्यास, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, हमारे भारत का सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा गंगा है ना। कौन सी है, तो गंगा है। ठीक, और गंगा की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 25-25 किलोमीटर। ठीक, गंगा कुल कितने किलोमीटर में प्रवाहित होती है, तो हमारी गंगा, ठीक है, नदी जो है ये 25,2525 किलोमीटर प्रवाहित होती है, इतनी दूरी ये तय करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारे जो गंगा नदी है ना, और ये जो है, यहाँ इसका विसर्जन आपको पूछा जाता है। ठीक, कई बार आपको पेपर में विसर्जन पूछा जाता है, या कौन सी नदी है जिसमें जाकर वो मिल जाती है ना। कौन सी ऐसी, ठीक है, नदी है समुद्र में जहाँ उसका क्या होता है, विसर्जन होता है, या जहाँ होकर वो क्या होती है, मिल जाती है। तो गंगा का विसर्जन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा, ये होता है आपके बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गंगा नदी का विसर्जन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और साथ ही एक नदी है जिसका नाम आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, उसको दूसरे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। विसर्जन कहाँ होता है, तो बंगाल की खाड़ी में होता है। और कितनी किलोमीटर ये दूरी तय करती है, 2525 किलोमीटर। ये निकलता कहाँ से है ना, तो याद रखिएगा गंगोत्री से। कहाँ से, तो गंगोत्री से निकलता है। गंगोत्री कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। कहाँ है, तो उत्तराखंड में। या गंगा नदी का उद्गम आपसे पूछा जाता है, वो क्या बताना है, गंगोत्री बताना है ना। तो गंगोत्री कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, विसर्जन कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको बतानी है। ए, ये गाद निक्षेप में समृद्ध होता है ना, गाद बनाने में समृद्ध होता है। इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है, मतलब पूरे साल भर क्या होती है, इसमें जल बहती रहती है। सी, ये मुख्यतः वर्षा जनित होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, वर्षा के द्वारा ही क्या होते हैं। ठीक है, मतलब जब वर्षा होती है तभी ये क्या करते हैं, इसकी पानी जो है बढ़ती है और वो प्रवाहित होती है। ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो देखिएगा, हिमालय नदी की विशेषता में क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी। ये इसका जल जो है हिमालय नदी का क्या होता है, 12 महीना होता है ना, पूरा साल भर होता है, 12 महीना होता है, 12 मासी होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, ये पानी जो 12 महीना, 12 मास, ठीक है, 12 मास या पूरे साल भर, पूरे साल या 12 माह जो है, ये पानी जो है ना, ये जल जो है प्रवाहित होती, तो ये जल आती कहाँ से, तो याद रखिएगा हिमनद से। क्या से, तो हिमनद से। जो बर्फ है, बर्फ वही पिघल के क्या होती है, ये पानी
ठीक है। जो हिमनद है यही क्या होती है, बर्फ होती है, ये पिघलती है और जल में क्या होती है, परिवर्तित होती है, और यही पूरे साल भर क्या होती है, बहती है। ठीक है, ये किसके बारे में थी, हिमालय की नदियों के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए, हाँ, पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। देखिए डायरेक्शन देखते हैं आपका, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो जो जिस नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं कौन सी दिशा में बहती है, इस दिशा में बहती है, और इस दिशा में बहते बहते ये कहाँ मिल जाती है, तो अरब सागर में। ठीक, इस दिशा में बहते हुए कहाँ जाके गिरती है, तो याद रखिए अरब सागर में। कौन सी नदी है, देखिए, ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी नर्मदा। तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो नर्मदा है ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है, पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये निकलती कहाँ से, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से, और उस जगह का नाम क्या है, तो अमरकंटक है। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। और नर्मदा कुल कितनी लंबाई तय करती है, या इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो 13-12 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदा जो है कुल कितने दूरी तय करती है, तो 13-12 किलोमीटर ऐसा कह सकते हैं, या इसकी जो, ठीक है, लंबाई कितनी है, तो 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करती है। और ये क्या होती है, खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाकर क्या होती है, डूब जाती है ना, या अरब सागर में जाकर मिल जाती है। खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये जो है क्या, तो आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है ना, या कहाँ गिरती कहने का मतलब कहाँ विसर्जित होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, ठीक, कावेरी नदी कहाँ जा निम्नलिखित में गिरती है या कहाँ विसर्जित होती है, पूछा गया है। ए बंगाल की खाड़ी में, डी अरब सागर में, सी पाक जलडमरू मध्य में, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी के बारे में क्या याद रखना है, कि कावेरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। ठीक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो याद रखना है आपको महाराष्ट्र में है। और यहाँ से कावेरी नदी जो है आपका कर्नाटक, है ना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए, कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है, विसर्जित होती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये क्या होती है, विसर्जित होती है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, मतलब ये इस दिशा में नहीं बहती है, ये आपको बतानी है। इस दिशा में क्या होती है, नहीं बहती, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ए नर्मदा, बी लूनी, सी ताप्ती, डी कावेरी। तो कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है, आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी कावेरी, है ना, ऑप्शन डी जो है कावेरी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, कावेरी को छोड़कर ये तीनों नदी, नर्मदा, लूनी और ताप्ती, ठीक है, ये कौन सी दिशा में बहती हैं, या तो पूर्व दिशा की ओर बहेंगी या उत्तर पूर्व में। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर बहती हैं या उत्तर पूर्व दिशा में ये क्या होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व से ये कहाँ जाती है, पश्चिम दिशा की ओर जाती है। ठीक, यहाँ पूछा गया आपको, ठीक है, ये क्या पूछा गया आपको, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती, पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी है जो नहीं बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी, क्योंकि ये नर्मदा है, लूनी है और ताप्ती। ठीक है, ये क्या करती हैं, पूर्व दिशा की या उत्तर पूर्व दिशा की ओर क्या होती है, बहती हैं। ठीक है, इनका प्रवाहित क्षेत्र कौन सा है, पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा। लेकिन जो कावेरी नदी है, हाँ, ये कहाँ बहती थी, पश्चिमी घाट में। कावेरी नदी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ठीक आपको बताया था, ये पश्चिमी घाट से बहते हुए कहाँ जाके प्रवाहित होती है, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाके प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में। और कौन कौन से राज्य से जाती है, तो मैंने कर्नाटक बताया था, तमिलनाडु बताया था, इनसे, है ना, इनसे प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कावेरी नदी कौन सी दिशा की ओर बहती है, तो याद रखिएगा पूर्व में, है ना,
कावेरी नदी कौन सी दिशा में बहती है? तो पूर्व में। यहाँ मैंने आपको गलत बता दिया था, ठीक है। यहाँ मैंने आपको क्या बता दिया था, देखिएगा, ठीक है। ये तीनों नदी, ठीक है, ये तो पूर्व और उत्तर पूर्व से निकल के पश्चिम की ओर बहती हैं। कहाँ? तो पश्चिम की ओर बहती है। इसको आप सुधार लेंगे। नर्मदा, लूनी और ताप्ती सिंपल सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, और कावेरी जो है पूर्व दिशा की ओर बहता है, ठीक है। मैं इसको ये एक्चुअल में ये बोलना चाहते हैं, ये पूर्व दिशा से है ना, नर्मदा पूर्व दिशा से, लूनी और ताप्ती उत्तर पूर्व से बहते हुए पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका वही क्वेश्चन है, फिर रिपीट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय एक के। सभी सिवाय एक सही है, केवल एक के। उसी एक को हमें क्या करना है, बताने हैं। यह अमरकंटक के निकट से निकली है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह मार्बल राक्षस के समूह के बीच में से बहती है। डी, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके ये महाकालेश्वर मंदिर किसके किनारे है? तो याद रखिएगा क्षिप्रा नदी के किनारे है ना। महाकालेश्वर मंदिर किसके किनारे है? तो याद रखिएगा क्षिप्रा नदी के किनारे है। और ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है ना। मध्य प्रदेश के कहाँ? तो उज्जैन जिले में है, ठीक। और यह मार्बल रॉक के समूह के बीच से बहती है, एकदम सही है ना। नर्मदा नदी जो है मार्बल रॉक के बीच के समूह से बहती है, ठीक है। और इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, मतलब है ना, ठीक है। तो ये भी क्या है? तो सही है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस पे है? तो नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये अमरकंटक से निकलती, ये भी सही है। मार्बल राक्षस के समूह के बीच से गुजरती, ये भी सही है। सरदार सरोवर बांध इस नदी पर बना है, ये भी सही है। यहाँ पर एक चीज है जिसमें गलत था कि महाकालेश्वर क्या नर्मदा नदी किनारे है, तो ये गलत हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर जो है आपके क्षिप्रा नदी के किनारे है, और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कि एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है, ये आपको बताना है। कहाँ? तो ए मणिपुर में, बी मेघालय में, सी असम में, डी मिजोरम में, ठीक है। तो एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है कहाँ? तो यहाँ आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा मेघालय में, ऑप्शन बी मेघालय में, है ना। एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा मेघालय में, ऑप्शन बी आपका क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा। और मेघालय में कहाँ? तो ये शिलांग, ठीक है। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग है। इसी के किनारे आपको देखने को मिलता है एलिफेंटा जलप्रपात, ठीक है। इसी के पास में आपको देखने को मिलता है एलिफेंटा जलप्रपात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये आपका अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ये आपको बताने हैं, है ना। कौन सा? तो गोकक नाम का। ए बेलगांव, बी धारवाड़, सी रायचूर, डी बीदर। तो गोकक जलप्रपात याद रखिए, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं ना आपके पेपर में। ये कहाँ है? तो बेलगांव में। कहाँ स्थित है? तो बेलगांव में, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपके बेलगांव में, है ना। जगह का याद रखना है बेलगांव। और बेलगांव है कहाँ? तो याद रखिए कर्नाटक में। कहाँ है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में, वो मना ही है, ठीक है। तो गोकक जलप्रपात कहाँ है? तो बेलगांव नाम की जगह पे है। और ये बेलगांव कहाँ है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में, ठीक है। ये गोकक जलप्रपात के बारे में आपके पेपर में प्रश्न आता है ना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझिए, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है ना, गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव में आपको देखने को मिलता है। और ये कौन सी नदी पे है? तो याद रखिए कृष्णा नदी पे है, ठीक। ये जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है ना। ये जो जलप्रपात है गोकक, ये कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी की सहायक एक प्रमुख नदी जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, है ना। कृष्णा नदी की प्रमुख एक सहायक नदी है, ठीक है, जिसका नाम है घाट प्रभा नदी, ठीक है। घाट प्रभा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है? तो घाट प्रभा नदी,
और गोकक जलप्रपात ये की ऊंचाई कितनी है तो याद रखिएगा 52 मीटर है। ठीक, गोकक जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है तो 52 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने गोकक जलप्रपात के बारे में देखा, कहाँ है तो बेलगांव जगह में है। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक में किस नदी पर गोकक जलप्रपात है तो कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है तो घाटप्रभा नदी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये बताना है। ठीक, वहां पर मैंने सहायक नदी बताया था, यहाँ पे सहायक नदी कौन सी नहीं है ये आपको बताने हैं। ठीक है, देखिएगा, कृष्णा नदी के बारे में कुछ चीजें और हम लोग जानते हैं। कृष्णा नदी याद रखिएगा, ये कौन सी दिशा की ओर बहता है तो पूर्व दिशा की ओर बहता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी जो है पूर्व दिशा की ओर बहता है ना। पूर्व दिशा की ओर बहता है और कहाँ से निकलता है तो महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कौन सी जगह से निकलता है तो याद रखिएगा महाबलेश्वर नामक जगह से निकलता है। ठीक है, और यहाँ से निकल के ये कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है कौन तो कृष्णा नदी। ठीक है, और कृष्णा नदी की अगर सहायक नदी की नाम पूछा जाए तो सहायक नदी में इसका नाम याद रखिएगा भीमा। ठीक है, भीमा नाम याद रखना है। अगला आपको याद रखना है तुंगभद्रा। ठीक है, अगला नाम आपको इसकी सहायक नदी में याद रखना है तुंगभद्रा का। अगला आपको याद रखना है इसी में मूसी नदी का, है ना, ये भी इसकी क्या है तो सहायक नदी है। मूसी के बाद कोयना नदी। ठीक है, याद रखना ये। साथ ही घाट प्रभा नदी और मालप्रभा नदी, ये सभी कृष्णा नदी की क्या है तो सहायक नदी है। ठीक है, और कुछ भी नदियां हैं जैसे पंचगंगा हो गया, दूध गंगा, ये भी कृष्णा नदी की क्या है तो सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम कौन सा है, तुंगभद्रा ये भी सहायक नदी है, मालप्रभा ये भी सहायक नदी है, घाट प्रभा ये भी सहायक नदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, अमरावती। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, अमरावती। ये क्या है तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो अमरावती किसकी सहायक नदी थी, याद रखिएगा कावेरी नदी की। ठीक, अमरावती किसकी सहायक नदी है तो याद रखिएगा कावेरी नदी की। ठीक है, तो कृष्णा नदी के बारे में हम लोगों ने कहाँ से निकलता है तो महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ पे याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। और कृष्णा नदी जो है पूर्व दिशा के बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है, विसर्जित होती है। ठीक है, और कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, मूशी, कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा। साथ ही कुछ और नाम है पंचगंगा और दूध गंगा। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। और अमरावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिएगा, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है गंडक, है ना। इस नदी के बारे में सभी वाकिफ होंगे क्योंकि अभी न्यूज में है, इसी में मारा हुआ है। तो गंडक किसकी सहायक नदी है आपको बतानी है। ए यमुना की, बी गोदावरी की, सी सिंधु की, डी गंगा की। तो याद रखिएगा, गंडक जो है किसकी सहायक नदी है तो गंगा की, है ना। गंगा की क्या है तो सहायक नदी है। चलिए देखिए, इसमें बिहार में भी है ना, जो कोची वाला इलाका है वहाँ हर साल बाढ़ आता है। इस साल बहुत ज्यादा आया है। ठीक है, पूरी जिंदगी वहाँ क्या है अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है, न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे। तो गंडक नदी के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा। ठीक है, ये निकलती कहाँ से तो हिमनाथ से। कहाँ के हिमनाथ से तो याद रखिएगा तिब्बत, है ना। कहाँ के हिमनाथ से तो तिब्बत नेपाल सीमा के हिमनाथ से। ठीक है, तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है तो हिमनद से निकलती है, तिब्बत नेपाल के सीमा क्षेत्र से। ठीक है, और हिमनद का अगर नाम पूछे तो याद रखिएगा मुस्तांग हिमनाद से। तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो मुस्तांग हिमनाद से। ये कहाँ पर है तो तिब्बत नेपाल की सीमा में आपको अवस्थित ये देखने को मिलता है। ठीक है, और ये गंडक नदी जो है इस स्थान से दो दिशाओं में क्या होती है प्रवाहित होती है। ठीक है, दो दिशाओं में बहती है, एक पूर्व की ओर बहती है यही आगे जाकर गंडक नदी, और एक पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व की ओर बहती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है। पश्चिम दिशा की ओर जो बहती है उसको हम लोग कहते हैं काली गंडक। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर जो गंडक नदी प्रवाहित होकर बहती है विभाजित होने के बाद, ये कहलाती है आपका काली गंडक। और जो पूर्व दिशा की ओर बहती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिशूली गंगा। उसको किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा त्रिशूली गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है पटना के समीप जो है आकर, ठीक है, इसमें मिलती है सोनपुर में पटना के समीप आकर ये किसी गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो देखिए, गंडक किसकी सहायक नदी थी, याद रखिएगा गंगा की सहायक नदी है क्योंकि गंगा में जाकर मिलती है। और तो गंडक नदी निकलती कहाँ से, मुस्तांग हिमनाथ से निकलती है। स्थित कहाँ है तो तिब्बत नेपाल के बॉर्डर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यही गंडक नदी जो है आगे जाकर दो भागों में विभाजित होती है। एक पश्चिम की ओर बहती है उसको हम लोग कहते हैं काली गंडक, जो पूर्व की ओर बहती है उसको हम लोग कहते हैं त्रिशूली गंगा। ठीक है, और यही आके क्या होती है गंगा में मिलती है। तो गंडक सहायक नदी किसकी है तो गंगा की है।
ठीक है। और साथ ही गंडक नदी को याद रखिएगा नेपाल में अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंडक नदी को नेपाल में याद रखिएगा शालिग्राम नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम नदी के नाम से जानते हैं। और साथ ही एक अन्य नाम नारायणी, साथ ही एक और नाम है नारायणी, इस नाम से भी जाना जाता है। तो गंडक नदी को याद रखिएगा शालिग्राम और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी जो है किसकी, तो गंगा की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, तो मुस्तान हिमना से निकलती है। कौन से क्षेत्र से, तो याद रखिएगा तिब्बत नेपाल के सीमा वाले क्षेत्र से। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है आपको। चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ये आपको बतानी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी माही और ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो याद रखिएगा अरब सागर में है ना, अरब सागर कहने का मतलब पश्चिम की ओर। ठीक है, कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर मिलती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी माही नदी। ठीक है, माही नदी याद रखिएगा, माही नदी निकलती कहाँ से, तो विंध्याचल से। ठीक, माही नदी निकलती कहाँ से, तो याद रखिएगा विंध्याचल पहाड़ से या विंध्याचल पहाड़ी से। ठीक, विंध्याचल पहाड़ी के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, तो माही नदी। माही नदी की लंबाई कितनी है, तो 545 किलोमीटर। ठीक, माही नदी की, ठीक है, इसकी लंबाई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, माही नदी की लंबाई के बारे में आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा था 545 मीटर उसकी कुल लंबाई होगी या इतनी ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, उसके बारे में क्या देखते हैं। ठीक है, तो ये विंध्याचल पर्वत में है ना, विंध्याचल पहाड़ी कहा जाएगा, विंध्याचल पर्वत है, उसके पश्चिम की ओर से है ना, जयसमन, याद रखिएगा जयसमन झील से ये क्या होती है, निकलती है। जयसमन झील से ये निकलती है और खंभात की खाड़ी होते हुए कहाँ जाके गिरती है, तो अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक, अरब सागर में जाकर क्या होती है, तो गिरती है। ठीक है, और बेसिकली ये कौन सी दिशा में बहती है, तो पश्चिम दिशा की ओर। ठीक, और जबकि गोदावरी है, महानदी और कृष्णा, ये तीनों जो है पूर्व दिशा की ओर बहते हैं। गोदावरी, महानदी और कृष्णा कौन सी दिशा में बहते हैं, तो पूर्व दिशा की ओर बहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माही। माही नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत में अगर एग्जैक्ट जगह आपको पूछा जाए तो विंध्याचल पर्वत में जयसमंद झील है, वहीं से माही नदी निकलती है। और ये जो है ना, पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ, खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक, बाकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी के बारे में क्या याद रखना है कि पूर्व दिशा की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका क्या, तो अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब कौन सा एक ऐसा नदी है जो जो है ना, जो निकला भारत से क्षेत्र से नहीं है, मतलब हमारे भारत से नहीं निकला है बल्कि भारत के, ठीक है, बाहर के क्षेत्र से निकला हुआ है। ए महानदी, बी रावी, सी ब्रह्मपुत्र, डी चिनाब। ठीक है, डी चिनाब। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। देखिएगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना, ब्रह्मपुत्र के बारे में आप लोग बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकला है, तो कैलाश पर्वत से। कहाँ से निकला है, तो कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत मतलब कहाँ, याद रखिएगा तिब्बत और नेपाल का जो सीमा क्षेत्र है ना। कैलाश पर्वत कहने का मतलब क्या, याद रखिएगा तिब्बत और नेपाल वाला क्षेत्र। ठीक है, और ये कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलता है। किससे, तो मानसरोवर झील से। ठीक है, मानसरोवर झील से कौन से निकलता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकला है, याद रखिएगा बेसिकली आपके तिब्बत नेपाल वाले क्षेत्र से निकला है ना, भारत से नहीं निकला है, भारत के बाहरी क्षेत्र से। महानदी ये आपके कहाँ कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा सिहावा से। महानदी कहाँ से निकलता है, तो सिहावा पर्वत से। ये कहाँ है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, कहाँ से, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य इसमें से। उसी प्रकार अगला आप देखते हैं चिनाब नदी। ठीक है, तो चिनाब नदी ये कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा। ठीक, पहले रावी देखते हैं। रावी नदी आपको हिमाचल प्रदेश से निकलता है। ठीक, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। और उसके बाद हम लोग चिनाब नदी। ठीक है, रावी नदी के बाद अगला हम लोग बात करते हैं आपके चिनाब नदी के बारे में। तो याद रखिएगा चिनाब नदी भी ये भारतीय क्षेत्र से ही निकलता है ना।
चिनाब नदी भी आपके भारतीय क्षेत्र से ही निकलता है। बेसिकली कौन सा, तो हिमाचल के आसपास के क्षेत्र से। अरे नहीं पता है, हम तो बंदे हैं, ऐसा नहीं है, अभी आए नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी मुहाने पर हो। ठीक है, ठीक, डेल्टा बनता है, उसका निर्माण किस कारण होता है, जब नदी के मुहाने पर क्या होता है ये बताना है। ए, नदी प्रवाह तेज होता है, नदी प्रवाह निर्बल होता है, समुद्री ज्वार प्रबल होता है, समुद्री ज्वार निर्बल होता है। देखिए डेल्टा का निर्माण तभी होता है जब नदी का प्रवाह क्या होता है, निर्बल होता है। ठीक, नदी का प्रवाह क्या होता है, निर्बल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नदी है, ये नदी या तो जाके किससे मिलेगी, समुद्र से जाके मिलेगी, या अपने से किसी बड़ी नदी से मिलेगी, है ना, या अपने से बड़ी किसी नदी से मिलेगी, या जाके झील या झरने में गिरती है। झील या झरने पर क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो इसकी गति क्या होती है, इन सब तक जातों तक अगर मंद है, गति गति अगर मंद है, धीमी है, ठीक है, तो अपने साथ क्या होती है, अवसाद, है ना, अवसाद कहने का मतलब कुछ मिट्टी हो गया, या तलहटी का कुछ और मिट्टी कंकड़, इन सब चीजों को क्या करती है, वो अपने साथ लेके जाती है। ठीक, अपने साथ क्या करती है, लेके जाती है। और चूंकि देखिए इसकी गति कम है, तो धीरे धीरे क्या करती है, वो एक जगह पर इकट्ठा करती जाती है। गति अगर जाता होता तो उसको अपने साथ क्या बहा के ले जाता। ठीक है, लेकिन जहां तक इसकी कैपेसिटी वहां तक ये बहा के लेके जाती है, उसके बाद एक जगह पे उन सब चीजों को क्या देती है, छोड़ती है। और छोड़ने के बाद वहां पर क्या होता है, सभी चीजें एक साथ इकट्ठा हो जाती है और डेल्टा बन जाता है। ठीक, सभी चीजें क्या होती है, एक साथ वहां पे इकट्ठा हो जाता है और डेल्टा बन जाता है। ठीक, और क्या होता है, डेल्टा का बन जाता है। ठीक है, तो है ना, ज्यादातर आप चंबल के क्षेत्र को देखेंगे तो आपको यही चीजें आपको देखने को मिलेगी, डेल्टा वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नदी की प्रवाह की गति धीमी होती है, अपने साथ वो खाद को, मिट्टी को, कंकड़ को, ठीक है, इसी तरीके की चीजों को क्या हो करके, ठीक है, लेके जाता है और इस तरीके से छोड़ देता है। तो छोड़ने के बाद जो चीजें इस तरीके से बनती हैं वो क्या होती है, आपको डेल्टा कहलाती हैं। ठीक है, और इसकी कभी भी डेल्टा की आकृति अगर आपको पूछा तो याद रखिएगा, त्रिभुजाकार आकृति होती है। जो डेल्टा बनता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, तो त्रिभुजाकार होती है। तो डेल्टा का निर्माण तभी होगा जब नदी क्या है, निर्बल हो और उसकी गति मंद हो। अगर वो तेज होगी तो अपने साथ सभी चीजों को क्या हो जाएगी, बहा के लेती चली जाएगी, अपने साथ छोड़ेगी नहीं कहीं पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोला गया है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती, ये आपको बताना है। ठीक है, अरब सागर मतलब पश्चिम दिशा की और बहने वाली नदियां। ठीक, अरब सागर कहने का मतलब पश्चिम दिशा की और बनने वाली नदियां जो है डेल्टा क्यों नहीं बनाती, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिएगा, पश्चिम दिशा में बहने वाली जो नदियां हैं, ए, क्योंकि अरब सागर में कोई नदी नहीं गिरती। बी, क्योंकि इसके मुहाने कड़े कटे छटे हैं। कठोर चट्टानों में गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती। डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती। ये बिना गाद के चलती हैं, बिना मिट्टी के, बिना, है ना, कंकड़ के। तो इस कारण ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, इस कारण ये क्या, तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जनरली अरब सागर में बहने वाली नदी का नाम क्या है आपका, तो देखिएगा एक नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा उस दिशा में बहती है, ताप्ती नदी उस दिशा में बहती है। ठीक है, ये क्या होती है, देखिए विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल पहाड़ी के बीच में। ठीक है, जो अवसादी वाली चट्टानें उन्हीं से होकर ये क्या होती है, आगे प्रवाहित होती है। ठीक है, और चूंकि चट्टानों से प्रवाहित होती है तो वहाँ इनको मिट्टी मिलता नहीं है। ठीक है, चट्टानों से प्रवाहित होती है तो उतना ज्यादा यहाँ मिट्टी मिलता नहीं है ना, खाद और छेद मिलता नहीं है, और जिसके कारण क्या होती है, ठीक है, इसकी पानी आगे प्रवाहित होती है और ये जाके सीधा आपके अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, डेल्टे का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों के नाम हमें बताने हैं, है ना। भारत में डेल्टा बनाने वाले नदियों के नाम हमें बताने हैं कि कौन कौन सी भारत की नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। या पिछले क्वेश्चन से एक चीज समझ में आएगा कि पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती है ना। डेल्टा कौन सी नदी बनाएंगी बनाएंगी जो पूर्व दिशा की ओर बहती हो। डेल्टा कौन सी नदी बनाएंगी जो पूर्व दिशा की ओर बहती हो। तो ए, गंगा, महानदी, नर्मदा। नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर बहती है, मतलब ये डेल्टा नहीं बनाएंगी। कृष्णा, गंगा, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती भी क्या होती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ये भी क्या होगी, डेल्टा नहीं बनाएगी। कावेरी, गंगा, महानदी।
ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा ये भी पश्चिम दिशा की और ये दोनों बहती हैं, ये क्या डेल्टा नहीं बनाएंगी। तो कावेरी, गंगा और महानदी ये कहाँ बहती हैं? तो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और यही जो है नदियाँ क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती हैं। यही तीनों नदियाँ क्या करती हैं? तो याद रखिएगा, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और डेल्टा के बारे में ठीक है मैंने अच्छे से आपको बता दिया वो सारी चीजें, आपको जितनी जरूरत है उतनी बताया। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें हम लोग पीएचडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये परिचारक का क्लास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, यह बताना है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो राजस्थान में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है? तो राजस्थान में। और याद रखिएगा, ये सबसे वृद्ध या प्रौढ़, ठीक है, या अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों याद रखना है, वृद्ध, प्रौढ़ या अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। कौन सी? तो अरावली। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रेणी जो है कौन सी नदी प्रणाली को दो भागों में बांटती है? मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ से एक नदी बह रही, यहाँ से एक नदी बह रही, दोनों को अलग अलग विभाजित करती है। वो कौन सी नदियाँ? ए चंबल और सरस्वती, बी चंबल और साबरमती, सी नर्मदा और बनास, डी लूनी और बनास। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी और बनास, है ना। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी और बनास। ठीक है, लूनी और बनास ये दो नदियाँ जो हैं, ठीक है, लूनी और बनास ये दो नदियाँ जो हैं, ये क्या क्या होती हैं? अरावली पर्वत श्रेणी इन दोनों को क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है, नाम आपको याद रखना है ना, लूनी और बनास ये दोनों नदियाँ कहाँ राजस्थान में बहती है, दोनों को अरावली पर्वत श्रेणी क्या करती है? द्विविभाजित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान आपको बताना है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, ए मुल्ताई नगर, बी महादेव पर्वत, सी नेपाल, डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल याद रखिएगा मुल्ताई नगर। कहाँ है? तो मुल्ताई नगर में, है ना। और ये कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत आपको देखने को मिलेगा, ठीक विंध्याचल के नीचे में। कहाँ है? तो किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। तो ताप्ती नदी की लंबाई आपको याद रखनी है। यहाँ पे ताप्ती नदी, इसकी लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी जो है 724 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ मिलती है? तो अरब सागर में जाकर गिरती है। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो मुल्ताई नगर। मुल्ताई नगर कहाँ है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। और ये जगह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। और ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है आपको बताना है। कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी के बारे में बताना है, कहाँ से होकर बहती है। ठीक है, ए महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश से, बी महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से, सी महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से, डी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो देखिए, गोदावरी नदी के बारे में क्या याद रखना है? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ठीक, हमारे भारतीय मैप में इतना जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा कहलाता है? इसका आधा वाला, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा आपकी है गोदावरी नदी। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। साथ ही याद रखिएगा दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। ठीक, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी बहती कहाँ से? याद रखिएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। गोदावरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। और जाकर कहाँ मिलती है? तो ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो गोदावरी नदी को याद रखिएगा दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। अब इसके बाद पूछा गया है ना, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में ही पूछा गया है। मैंने क्या बताया? इंडियन मैप में जो ये पूरा हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है।
तो प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है, या दूसरा बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, ये आपको बताने हैं। ए कावेरी बेसिन, बी गोदावरी बेसिन, सी नर्मदा बेसिन, डी कृष्णा बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कृष्णा बेसिन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, तो कृष्णा बेसिन। सबसे बड़ा कौन सा है, तो गोदावरी, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो याद रखिएगा कृष्णा बेसिन है ना। कौन सा, तो कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी क्षेत्र, कृष्णा नदी क्षेत्र जो है दूसरे नंबर पे आता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने इसको कराया है। ठीक है, आप इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। आप इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही कोशिश करिए इनका नोट डाउन करिए और रिविजन करिए। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग आपके जो विज्ञान है इसको तो पूरा कंप्लीट करेंगे ही, 60 नंबर वाले क्वेश्चन को। अभी मैं भारत का भूगोल करा रहा हूँ, ये आपका तीसरा क्लास है। छत्तीसगढ़ भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और करेंट अफेयर भी पूरा हम लोग लगभग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप क्या करते रहिए, पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, आप अच्छे से पढ़िए।